नमस्कार, IBC न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों पर बने पीएम केयर फंड में जमा पैसों को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। पीएम केयर फंड को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पीएम केयर फंड भी चैरिटी फंड ही है, लिहाजा रकम ट्रांसफर करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले को स्पष्ट करते हुए कहा है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था एनडीआरएफ में रकम दान कर सकता है। बताते चले कि यह याचिका एनजीओ सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन द्वारा अधिवक्ता प्रशांत भूषण के जरिए दायर की गई थी। याचिका में पीएम केयर फंड में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष में प्राप्त महामारी से निपटने और धन ट्रांसफर करने को लेकर एक राष्ट्रीय योजना तैयार करने के लिए दिशा निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया कि पीएम केयर फंड में प्राप्त राशि का कैग द्वारा ऑडिट नहीं किया जा रहा है और इसका खुलासा भी नहीं किया जा रहा है। अदालत ने 27 जुलाई को इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 17 जून को कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया था। वहीं अपने जवाब में केंद्र सरकार ने कहा था कि कोविड-19 महामारी के दौरान पीएम केयर फंड को स्वैच्छिक दान के लिए बनाया गया है। यह एनडीआरएफ जैसे संविधिक फंड से बिल्कुल ही अलग है। अंबाला छावनी के रेलवे गुड्स कार्यालय में गड़बड़झाला सामने आया है। मामले में फंसे 2 रेल कर्मचारियों में से एक को नौकरी से निकाल दिया गया है, जबकि दूसरे की ग्रेच्युटी और पेंशन को लटका दिया गया है। बताते चले कि इन कर्मचारियों ने गड़बड़ी कर सरकारी रुपयों का निजी इस्तेमाल किया है। वहीं दिल्ली के अकाउंट्स विभाग के द्वारा इस बात का खुलासा किया गया है। बता दें कि दिल्ली के अकाउंट्स विभाग ने करीब 4.5 लाख रुपए की गड़बड़ी पकड़ी है, जिसके बाद अंबाला मंडल के अधिकारी अपनी अपनी नींद से जागे हैं। जांच में पाया गया कि इन कर्मचारियों ने सरकारी रुपए जमा ही नहीं करवाए, जबकि कागजों में गड़बड़ी की है, जिसके तहत दोनों कर्मचारियों को मेजर चार्जशीट जारी कर दी गई है। वहीं एक कर्मचारी फरवरी 2018 में ही सेवानिवृत्त हो गया था, जबकि दूसरे को अब नौकरी से निकाल दिया गया है। भारतीय खाद्य निगम अंबाला और अन्य जिलों का गेहूं और चावल लोडिंग होकर देश भर में भेजा जाता है। दूसरे राज्यों से आई एसीसी सीमेंट की रैक यहां लगती है, यहीं से प्रदेश भर में इसकी सप्लाई होती है। वहीं मालगाड़ी से लोडेड सामान उतारने में देरी पर रेलवे जुर्माना वसूल करता है। यदि 1 घंटा देरी से माल उतारा जाए तो 150 रुपये प्रति डब्बे के हिसाब से जुर्माना देना पड़ता है। ट्रेन यदि 58 डब्बों की है तो जुर्माना 8,700 रुपये लगता है। अंबाला छावनी से सटे गुड्स कार्यालय के कर्मचारियों ने यह जुर्माना तो वसूल कर लिया, लेकिन कागजों में गड़बड़ी कर इस राशि का कुछ ही हिस्सा जमा कराया। यह खेल लंबे समय तक चला और अफसर इससे बेखबर रहे। दिल्ली में लेखा विभाग जांच में गड़बड़ी सामने आई तो खुलासा हुआ कि करीब 4.5 लाख रुपए सरकारी खजाने में जमा ही नहीं हुए। कमर्शियल विभाग के अधिकारियों ने संबंधित क्लर्क का तबादला कर दिया है। जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। जब जांच हुई तो कार्यालय से दस्तावेज भी गायब मिले। ऐसे में इन कर्मचारियों को मेजर चार्जशीट कर जवाब तलब किया जाएगा। थाना आईटी पार्क क्षेत्र एरिया के अंतर्गत सुभाष नगर में एटीएम तोड़ने वाले 3 आरोपी शातिरों को काबू कर लिया गया है, जिनकी पहचान बापूधाम कॉलोनी के रहने वाले 19 साल के अभिषेक, हरिओम और सतवंत के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक पता चला कि बीते दिन तीनों आरोपियों ने वारदात के दिन देर रात को एटीएम में घुसकर नकदी निकालने की कोशिश की थी। जब नकदी नहीं निकली तो आरोपियों ने एटीएम में तोड़फोड़ की, जिसके बाद वह मौके से फरार हो गए। यह सारा वाकया
पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए आरोपियों के फुटेज को सर्कुलेट किया, जिसके चलते थाना आईटी पार्क के प्रभारी इंस्पेक्टर लखबीर सिंह को सोमवार देर रात सूचना मिली कि सुभाष नगर में एटीएम तोड़ने वाले आरोपी लेक रोड के पास ऑटो में घूम रहे हैं। वहीं मामले की सूचना मिलते ही थाना आईटी पार्क के प्रभारी इंस्पेक्टर लखबीर सिंह की सुपरविजन में टीम गठित की गई। टीम ने तुरंत सूचना के आधार पर आरोपियों को किशनगढ़ लेक रोड के पास से हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो उन्होंने कबूला कि बीते दिन उन्होंने ही एटीएम तोड़ने की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। भाद्रव मास के द्वितीय सोमवार को बाबा का आकर्षक एवं मनमोहक श्रृंगार किया गया। वहीं तिलभांडेश्वर का पूजन अर्चन के पश्चात विधि विधान के साथ सवारी मंदिर प्रांगण से दोपहर 2 बजे प्रशासनिक गार्ड ऑफ ऑनर के साथ नगर भ्रमण पर निकले। मान्यता है कि हर वर्ष सावन भादों में बाबा महाकाल प्रजा का हाल जानने निकलते हैं। वहीं कोरोना वायरस महामारी के चलते आम श्रद्धालुओं का सवारी में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया, तो वहीं तिलभांडेश्वर मंदिर की निकलने वाली शाही सवारी इस बार फिर परिवर्तित मार्ग से निकली। इस बार सवारी में बाबा नगर भ्रमण पर निकले। भगवान की सवारी नगर भ्रमण करते हुए मंदिर बाबा तिलभांडेश्वर ने भक्तों को दर्शन दिए। वहीं कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखकर श्रद्धालु भी बाबा की एक झलक पाने को आतुर थे। वहीं सवारी नगर भ्रमण करते हुए मंदिर प्रांगण पहुंची। जनपद महोबा के कोतवाली कुलपहाड़ में एक क्रिश्चियन स्कूल में काम कर रहे बौद्ध कर्मचारी ने मैनेजर पर संगीन आरोप लगाए हैं। उन्होंने मैनेजर पर कर्मचारियों से धर्म परिवर्तन करवाने के संगीन आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि वह कर्मचारियों का शारीरिक और मानसिक रूप से शोषण करते हैं। यूपी के बदायूं जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां बदायूं जिले के विसौली थाना क्षेत्र में नवनिर्मित मकान का छज्जा गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना बदायूं जिले के थाना क्षेत्र ग्राम पिंदारा की है, जहां मकान का छज्जा गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं मृतक का भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें कि सुबह मृतक महेश पाल और उसका भाई अपने मकान के छज्जे की फंटी निकाल रहे थे, तभी अचानक से छज्जा भरभरा कर नीचे गिर गया, जिसमें मृतक महेश पाल भी छज्जे के साथ ही नीचे आ गिरा, जिससे उसके सिर पर गहरी चोट लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उसके भाई नरेंद्र के नीचे खड़े होने की वजह से सारा मलबा नरेंद्र पर आ गिरा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं नरेंद्र को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। साथ ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पंचकुला में टूटे पिछले सारे रिकॉर्ड, फूटा कोरोना बम। पंचकुला में हुआ अब तक का सबसे बड़ा कोरोना ब्लास्ट। एक साथ 75 कोरोना संक्रमित मरीजों की हुई पुष्टि। पंचकुला में कल देर रात से अब तक 75 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। पंचकुला सिविल सर्जन डॉक्टर जसजीत कौर ने की पुष्टि। उन्होंने बताया कि 75 नए कोरोना संक्रमित मरीजों में पंचकुला के विभिन्न सेक्टरों व क्षेत्रों से कोरोना संक्रमित मरीज शामिल हैं। साथ ही कुछ कोरोना संक्रमित मरीज अन्य जिलों व राज्यों के भी शामिल हैं। कोरोना में आज सेक्टर 15, 20 व 21 और पिंजौर से मरीज सामने आए हैं। इसके अलावा सोलन, ढकोली और कुरुक्षेत्र से भी मरीज सामने आए हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर जसजीत कौर ने बताया कि ज़्यादातर कोरोना संक्रमित मरीज वो सामने आ रहे हैं जो कोरोना ग्रस्त मरीजों के संपर्क में आने से संक्रमित हुए हैं। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी कोरोना संक्रमित मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया जा रहा है। इन सभी कोरोना संक्रमित मरीजों के परिजनों को भी आइसोलेट करने की प्रक्रिया में स्वास्थ्य विभाग जुटा हुआ है।
साथ ही सभी कोरोना संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए लोगों की लिस्ट बनाने व ट्रेस करने में जुट गया है ताकि उन्हें भी क्वारंटाइन किया जा सके व उनके सैंपल कोरोना टेस्ट के लिए भेजे जा सके। कोरोना महामारी के चलते अपने शहरों व गांव की ओर पलायन कर रहे लोगों के लिए व अन्य शहरों में फंसे लोगों के लिए बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद मददगार साबित हुए हैं। साथ ही उन सभी के लिए एक मसीहा बनकर उतरे हैं। सोनू सूद ने एक बार फिर गोरखपुर की एक छात्रा प्रज्ञा मिश्रा का गाजियाबाद में पैरों का ऑपरेशन करवाया है, जिसके बाद प्रज्ञा मिश्रा ने उनके घर पहुंचकर उनका शुक्रिया अदा किया है। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने गोरखपुर की एक छात्र के दोनों पैरों के ऑपरेशन कराने में मदद की है। लड़की के पैरों का ऑपरेशन सफल रहा है, जिसके बाद सोमवार को प्रज्ञा ने उनके घर पहुंचकर सोनू सूद के प्रति आभार व्यक्त किया है। छात्रा ने बताया कि वह पहले से काफ़ी ठीक है, साथ ही आगे का भी इलाज जारी है, जो कि महानगर के एक निजी अस्पताल में किया जाएगा। घर पहुंचने के बाद उत्साहित छात्रा प्रज्ञा ने बताया कि डॉक्टरों के मुताबिक 45 दिन बाद वह एक बार फिर अपने पैरों पे चल सकेगी। सोनू सूद का आभार ज्ञापित करते हुए उसने कहा कि ऐसा सिर्फ उन्हीं की वजह से संभव हुआ है। गौरतलब है कि प्रज्ञा लॉकडाउन से एक महीने पहले एक दुर्घटना में बुरी तरह से घायल हो गई थी। उसके दोनों घुटनों की हड्डी टूट गई थी। उसने शहर के एक निजी अस्पताल में दिखाया था, जहां पर डॉक्टर ने ऑपरेशन की बात कहते हुए 1.5 लाख रुपए का इंतजाम करने को कहा था। छात्रा के परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से उसने अपनों से लेकर राजनीतिक लोगों तक संपर्क साधा, लेकिन उसे हर जगह से निराशा मिली। इस बीच छात्र ने अभिनेता सोनू सूद को ट्वीट किया और उधर से जवाब मिला कि दिल्ली आओ, डॉक्टरों से बात हो गई है। इसके बाद छात्रा अपनी मां के साथ दिल्ली पहुंच गई, जहां सोनू सूद की टीम पहले से ही दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उन्हें लेने के लिए मौजूद थी। छात्रा के पहुंचते ही टीम उन्हें लेकर गाजियाबाद के एक निजी अस्पताल में ले गई, जहां प्रज्ञा का सफल ऑपरेशन किया गया। हरियाणा विधानसभा में 26 अगस्त से शुरू होने वाले मानसून सत्र से पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों, विधायकों व अधिकारियों के कोरोना टेस्ट करवाए जाएंगे। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही उन्हें विधानसभा में प्रवेश की इजाज़त दी जाएगी। विधानसभा सत्र के लिए बनने वाले पास के अलावा कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट प्रमाण पत्र भी एंट्री पर दिखाना होगा। यह फैसला सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया है। कोरोना काल में विधानसभा सत्र का सफल आयोजन करवाना कठिन चुनौती है, जिसके चलते सोमवार से बैठकों का दौर शुरू हो गया है। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला लिया गया कि सत्र शुरू होने से 3 दिन पहले सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों व पुलिसकर्मियों व पत्रकारों के कोरोना टेस्ट करवाए जाएंगे। इसके लिए विशेष कैंप भी लगाए जाएंगे। गुप्ता ने बताया कि प्रदेश के सभी विधायक अपने अपने जिलों में कोरोना टेस्ट करवा सकेंगे। सत्र की अवधि 26 अगस्त की सुबह होने वाली बिजनेस सलाहकार कमेटी की बैठक में तय की जाएगी। सत्र के आयोजन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाएगा, जिसके चलते सीटिंग प्लान को पहले ही बदल दिया जा चुका है। इस बार दर्शक दीर्घा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। विधानसभा में आने वाले प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी व पत्रकारों को मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर्स की किट मुहैया करवाई जाएगी। सभी के लिए आने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि सोमवार से बैठकों का आयोजन शुरू किया गया है। आने वाले दिनों में स्वास्थ्य विभाग, लोक संपर्क विभाग, अतिथि सत्कार विभाग, प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी विभाग समेत अन्य सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया जाएगा। इन बैठकों में सभी विभागों से आग्रह किया जाएगा कि वह कम से कम कर्मचारियों की विधानसभा सत्र में ड्यूटी लगाएं।